ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत और तकनीक का एहसास करा दिया। परमाणु बम दागने की क्षमता रखने वाली अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5400 किलोमीटर है, जिसका मतलब इसकी जद में आधी दुनिया आ गई। यही वजह है कि अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 मिसाइल के पहले परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व है। लेकिन बड़ी और खास बात यह है कि भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने वाले इस प्रोजेक्ट में महिलाओं का महत्वपूर्ण बेहद योगदान है। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर भी एक महिला है, जिनका नाम डॉक्टर टेसी थॉमस है। डॉक्टर टेसी थॉमस ने 1985 में कालीकट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इसके बाद पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से डीआरडीओ स्पॉन्सर्ड गाइडेड मिसाइल में एमटेक किया। 1988 में वो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी। टेसी थॉमस ने शुरू से ही अग्नि मिसाइल के डिजाइन और विकास पर काम किया। बताया जाता है कि उन्हें अग्नि परियोजना के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नियुक्त किया था। डॉक्टर टेसी थॉमस अग्नि 4 और अग्नि 5 प्रोजेक्ट की डायरेक्टर रही हैं। डॉक्टर टेसी थॉमस ने देश की सुरक्षा में योगदान के लिए मिसाइलों की तकनीक विकसित करने में मदद की है। डॉक्टर टेसी बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े विशेषज्ञों में से एक मानी जाती हैं। डीआरडीओ में मिसाइल गाइडेंस, सिमुलेशन और मिशन डिजाइन में उनका अहम योगदान है और इसीलिए उन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल, रॉकेट, बम, बारूद, ये वो शब्द हैं जिन्हें पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन टेसी थॉमस ने अपनी मेहनत, लगन और जुझारूपन से ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ सकती हैं। देश को अग्नि जैसी एडवांस और घातक मिसाइल देने वाली टेसी थॉमस उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो उन क्षेत्रों में काम करना चाहती हैं जहां पुरुषों का दबदबा माना जाता है। मार्च 2024 ओडिशा में मौजूद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर अग्नि 5 मिसाइल आसमान को चीरते हुए उड़ी और 5000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। इस दौरान भारत की आसमान छूती कामयाबी को गर्व से टेसी थॉमस देख रही थीं। ये पल बरसों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। इस कामयाबी के साथ भारत उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया जिनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस परमाणु मिसाइल है। टेसी थॉमस को गर्व है कि उन्होंने अपने गुरु और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का सपना पूरा किया। वो देश की पहली महिला वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को न केवल संभाला बल्कि उसे सफलता भी दिलाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट में पहली बार काम करने का मौका दिया था। When I joined, Dr. APJ Abdul Kalam was the director of the lab, then lab DRDL, and he is the one person who has always given us an opportunity to learn. So that is the openness with which he shares, calls for the meeting and shares the knowledge to the junior most person. पूरा देश उन्हें यूं ही अग्निपुत्री या मिसाइल वुमेन नहीं कहता। ये कामयाबी ऐसे सपने के सच होने की कहानी भी है जिसे टेसी ने बचपन में देखा था। उनका जन्म अप्रैल 1963 में केरल के अलापुझा में हुआ था। टेसी जब कालीकट यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही थी तब उनके मन में IAS बनने का भी ख्वाब था, लेकिन उसी दौरान पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ ने मिसाइल गाइडेड प्रोग्राम में एमटेक के लिए सिर्फ 10 छात्रों को स्पॉन्सर्ड करने का ऐलान किया। टेसी ने इसके लिए लिखित परीक्षा दी और बीटेक के रिजल्ट से पहले ही उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। इसके बाद तो टेसी थॉमस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेसी बताती हैं कि उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो महिला हैं और मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। Science doesn't know the gender. Science has no gender, I have been saying, and it's the knowledge base, and we do share the knowledge. It's always we learn from others, and then it's a collective effort of many scientists put together, which we realize into systems, and that is how it gets proven. टेसी थॉमस 36 सालों से भारत की मिसाइलों पर काम कर रही हैं। टेसी ने अग्नि लॉन्ग रेंज गाइडेड स्कीम को कामयाबी के साथ डिजाइन किया। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोग्राम था। उनके साथ अग्नि 5 प्रोजेक्ट पर देश के सैकड़ों वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही थी। बिना रुके, बिना थके वो लगातार काम करते रहे और हर कदम पर टेसी थॉमस उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रही, उन्हें गाइड करती रही। इस दौरान कई बार नाकामियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन वो घबराई नहीं। नाकामियों से उन्होंने सीखा। First time developing technologies, we do
encounter with failures. That's part of science learning. So then once we understand what has gone wrong, and then it is corrective measures, and then further again we don't get any more failures. आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शुरुआत के 15 सालों तक टेसी ने अपने जानने वालों को ये तक नहीं बताया था कि वो DRDO में किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। देश का मिसाइल प्रोजेक्ट, वो भी अग्नि मिसाइल, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में काम करने वालों को गोपनीयता का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। यही वजह है कि टेसी थॉमस अपने दोस्तों और कई रिश्तेदारों से कट गयी, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। Yeah, they all know into what type of work, and they total support for me from my husband and my son and my parents, family, all my relatives. It's a total support. साल 2012 में पहली बार 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण भी टेसी थॉमस के नेतृत्व में ही हुआ था। डॉक्टर टेसी थॉमस को DRDO की तरफ से कई बार सम्मानित किया गया। उन्हें अग्नि अवार्ड भी दिया गया। मिसाइल के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए उन्हें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2022 में उन्हें APJ अब्दुल कलाम आजाद के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यकीनन टेसी थॉमस का मिसाइल वुमेन बनने का सफर महिलाओं के लिए प्रेरणा की खान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत ने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की पहली सफल टेस्टिंग की है। 5000 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग के बाद पाकिस्तान ही नहीं, पूरा चीन भारत की जद में आ गया है। अग्नि 5 की रेंज में करीब करीब पूरा एशिया, चीन का आखिरी उत्तरी क्षेत्र और यूरोप के भी कुछ हिस्से आ गए हैं। अग्नि मिसाइल भारत के पास साल 1990 से है और वक्त के साथ साथ इसके नए और एडवांस्ड रूप सामने आते रहे हैं। अग्नि 5 का साल 2012 के बाद कई बार सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर से शुरू होती है और अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर तक पहुंचती है। अग्नि 5 MIRV तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। इस तकनीक के जरिए एक मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर कई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। MIRV तकनीक से लैस मिसाइलें रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास मौजूद हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। इन मिसाइलों को जमीन या समुद्र में पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 में 1.5 टन परमाणु हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल की रफ्तार 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, यानी आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा रफ्तार है इस मिसाइल की। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की महिलाएं गुस्से में हैं। उनके गुस्से के निशाने पर है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। माहौल चुनावी है और ममता बनर्जी ये बखूबी जानती हैं कि अगर उनका महिला वोट बैंक हिला तो फिर लोकसभा चुनाव में बुरा असर हो सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। और इसीलिए मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की तैयारी तेज कर दी है। मोदी लहर को बंगाल में रोकने के लिए ममता बनर्जी ने डबल एम फॉर्मूले पर भरोसा जताया। इस डबल एम फॉर्मूले का सीधा मतलब महिला और मुस्लिम वोटर्स से है। बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं और इसलिए ममता बनर्जी ने महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए महिला प्रत्याशियों पर दांव खेला है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जब पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो टीएमसी ने 12 महिलाओं को टिकट देकर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी। टीएमसी ने कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को टिकट दिया, वहीं मेदिनीपुर से जून मालिया को चुनाव मैदान में उतारा। कोलकाता साउथ की अगर बात करें तो वहां से माला रॉय को टिकट मिला, जबकि जादवपुर से सायोनी घोष को चुनाव मैदान में उतारा गया। जयनगर से प्रतिमा मंडल को टिकट मिला है और वहीं उलूबेरिया से सज्जदा अहमद को, वर्धमान पूर्वा से डॉक्टर शर्मिला सरकार, वहीं बीरभूम से शताब्दी रॉय को टिकट दिया गया है। बिष्णुपुर से सुजाता मंडल और आरामबाग से मिताली बाग, बारासात से काकोली घोष दस्तीदार और हुगली से रचना बैनर्जी को टीएमसी ने टिकट दिया है। तो आप समझिए महिलाओं पर दांव खेलकर कहीं ना कहीं टीएमसी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी फिल्म हस्तियों और क्रिकेटर्स को चुनाव में टिकट देती रही हैं। पिछली बार मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां जैसी अभिनेत्रियां और मनोज तिवारी जैसे क्रिकेटर को विधानसभा का टिकट दिया था ममता बनर्जी ने, और इस बार भी ममता दीदी ने अभिनय और खेल जगत के नामचीन चेहरों पर ही दांव लगाया है। इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखाते हुए ममता बनर्जी ने बंगाल की नामचीन हस्तियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ममता बनर्जी ने ऐसे चेहरों को टिकट दिया है जो हर उम्र के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्हीं में से एक हैं बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी।
तृणमूल कांग्रेस ने बांग्ला फिल्म स्टार रचना बनर्जी को हुगली सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। रचना बनर्जी टीवी शो दीदी नंबर 1 की होस्ट हैं। रचना ने साल 1999 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में गौरी का किरदार निभाया था और अब सियासी पिच पर उनकी टक्कर बीजेपी की ताकतवर नेता लॉकेट चटर्जी से होगी। रचना के अलावा तृणमूल कांग्रेस ने जानी मानी अभिनेत्री जून मालिया को भी मिदनापुर से टिकट दिया है। ममता बनर्जी ने कई ऐसे स्टार अभिनेता और खिलाड़ियों को भी मौका दिया है जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इन्हीं में से एक है फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें आसनसोल सीट से टिकट मिला है। वहीं बहरामपुर लोकसभा सीट से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट देकर टीएमसी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यहां लोकसभा की जंग दिलचस्प होने वाली है। खास बात ये है कि यूसुफ पठान बंगाल से नहीं बल्कि गुजरात से आते हैं, लेकिन आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने की वजह से बंगाल से उनका पुराना जुड़ाव है। और इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नजरें बशीरहाट सीट पर टिकी हुई हैं और इसकी वजह है, और वो वजह यह है कि संदेश खाली इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। यहां से सांसद अभिनेत्री नुसरत जहां है, लेकिन टीएमसी ने इस बार नुसरत जहां का टिकट काट दिया है और नुसरत जहां की जगह हाजी नूरुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है। और हम आपको बता दें कि सांसद नुसरत जहां का टिकट कटने की एक बड़ी वजह संदेश खाली की घटना है, क्योंकि जब संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर यौन शोषण के आरोप लगाए तो नुसरत जहां ने शुरुआत में इन आरोपों को गलत बताया, शाहजहां शेख का बचाव किया। लेकिन जब मामला बढ़ा तो नुसरत जहां अपने स्टैंड से पीछे हट गई, क्योंकि संदेश खाली का इलाका नुसरत जहां के संसदीय क्षेत्र में ही आता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी नुसरत जहां एक बार भी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने नहीं पहुंची, और इसी वजह से महिलाओं में नुसरत जहां के खिलाफ असंतोष देखा जा रहा है। यही वजह है कि टीएमसी ने नुसरत जहां का टिकट काटकर उनकी छुट्टी कर दी। वहीं टीएमसी ने नुसरत जहां के साथ साथ मिमी चक्रवर्ती का टिकट भी काट दिया है। मिमी चक्रवर्ती जादवपुर सीट से सांसद हैं। हालांकि मिमी चक्रवर्ती ने हाल ही में पार्टी की 2 स्थायी समितियों से भी इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र संगठन के अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया था, जिसके बाद से पार्टी आलाकमान उनसे नाराज चल रहा है और इसी नाराजगी का खामियाजा मिमी चक्रवर्ती को भुगतना पड़ा और टीएमसी ने जादवपुर सीट से उनका पत्ता साफ कर दिया। बीते कुछ वर्षों से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और अब महिलाएं भी पीछे नहीं है, बढ़ चढ़कर अपने पैसों को सही जगह पर निवेश कर रही हैं और करना भी चाहती हैं ताकि पैसा बढ़े उनका। खासतौर पर युवा महिलाओं में निवेश का ट्रेंड खूब देखा जा रहा है। वैसे भी पैसे के मामले में महिलाओं को अच्छा मैनेजर माना जाता है, क्योंकि वो अपने पैसों को बेहद सोच समझ कर खर्च करती हैं और बचत पर भी ध्यान देती हैं। आप जानते हैं कि वित्त मंत्री भी महिला ही है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि म्यूचुअल फंड्स में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 वर्षों में म्यूचुअल फंड्स में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 6% तक बढ़ी है। 2017 में म्यूचुअल फंड्स के कुल निवेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% थी, जो 2023 में बढ़कर अब 21% हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर 6% का इजाफा है। खास बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने वाले कुल महिलाओं में आधी से ज्यादा की उम्र 25 से 45 साल के बीच है, यानी युवा और नौकरी पेशा महिलाएं म्यूचुअल फंड्स में जमकर निवेश कर रही हैं। महिला निवेशकों की सबसे ज्यादा तादाद गोवा में है। आंकड़ों के मुताबिक गोवा के कुल निवेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 40% है। पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं को म्यूचुअल फंड्स खूब पसंद आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के कुल निवेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 30% तक है। दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में भी महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। देश का नाम रोशन करने वाली, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाने वाली महिलाओं में एक नाम शामिल है रिदम सांगवान का। जी हां, रिदम सांगवान वो महिला निशानेबाज हैं जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। रिदम से उनके सफर पर बात की हमारी सहयोगी प्रिया सिंह ने। सुनिए आप रिदम को। और जी न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रही हैं, रिदम सांगवान, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने भारतीय शूटिंग में ओलंपिक्स में गोल्ड भी हिंदुस्तान को दिलवाया है। आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ और इस मुकाम तक पहुंचने में क्या कुछ बाधाएं थी और कैसे आप उनको तोड़ते हुए यहां पहुंची। वैसे तो मैंने इससे पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, उससे पहले मैंने कभी शूटिंग गेम का नाम नहीं सुना था। बट मेरे पेरेंट्स को यूं था कि मेरे बच्चों को किसी गेम में डालते हैं। तो एक दिन हम ऐसे ही करनी सिंह शूटिंग रेंज पे गए और मुझे वहाँ का माहौल,
बहुत अच्छा लगा, जैसे जो पिस्टल को फायर करते हुए देख, और एमिनेशन की आवाज़, जो गोलियां बारूद की आवाज़ सुन के, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और मुझे मेरा मन हुआ कि मुझे शूटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो ऐसे ही मैंने शूटिंग स्टार्ट की। आपके बारे में जितना मैं जानती हूँ, और उसमें ये चीज़ भी है कि आपने भारत को शूटिंग में ओलंपिक का 16वां कोटा भी दिलवाया है, और अब तक इतने ज़्यादा प्लेयर्स ने कभी क्वालिफाई भी नहीं किया था जो इस बार हम देखने को हमें मिल रहा है। मैम, आई थिंक जो खिलाड़ी हैं आजकल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड स्टेज पे भी, इंटरनेशनल स्टेज पे। और क्योंकि सरकार का और गवर्नमेंट का साथ है, आई थिंक इस वजह से खिलाड़ी बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ पा रहे हैं। आपके इस सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि हाँ क्या जी। क्या परेशानियां आपको हुई, क्या चैलेंजेस हुए, और आपके घर से, आपके राज्य से वो स्नेह प्यार शुरू से मिला? हाँ जी मैम, शुरू से मिला। मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने, मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, और जो भी मेरा दिल किया, मुझे हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, और कहा गया कि मेरा जो भी दिल करे मैं उसे फॉलो करूं। और मेरी मम्मा ने ही, मेरी माँ ने ही मेरे को शूटिंग में डाला। उनका पूरा हाथ था कि मैं आज एक इतनी बड़ी प्लेयर हूँ। रिदम, ISSF वर्ल्ड कप में आपने एक बड़ा कारनामा किया था जिसके चर्चे हर तरफ हुए थे, और आपने 29 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया था। पहले तो जब मैंने रिकॉर्ड बनाया, मुझे पता नहीं था। जब मेरा खेल खत्म हो गया, मतलब कि जब मैच खत्म हो गया, तो उसके बाद, उसके 5-10 मिनट बाद मुझे पता लगा कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और फिर बाकी देशों के जो खिलाड़ी हैं वो भी मेरे को कांग्रेचुलेट करने आए। आगे अभी आपको जीवन में क्या करना है? अपने आप को आगे आप कहाँ देखती हैं? मेरी यही आशा है और मेरी यही उम्मीद है कि मैं अपने देश के लिए और अपने लिए ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊं, अपने देश का नाम रोशन करूं। आपके अनुभव को जानना चाहेंगे कि इसकी जब आपने शुरुआत की थी तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया था? मैम, मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, और जैसे खेलो इंडिया स्कीम और ये जो स्कीम है ये थोड़ी सी बाद में आई। तो शुरुआत में जी मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट आई थिंक मेरी जो परफॉर्मेंस थी पहले ही नेशनल से, मैं फाइनल में थी, फाइनल स्टेज में, और दूसरे नेशनल में मेरे मेडल भी आए थे। जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं, हर तरफ आपके लिए तालियां बजती है, वाहवाही लूटते हैं आप लोगों की, लेकिन जहां आप चूक जाती हैं वहां कहीं ना कहीं लोग मायूस होते हैं। हजारों करोड़ों फैंस जो आपके साथ होते हैं, उनकी इतनी उम्मीदें होती हैं कि वो मायूस होते हैं। तो इसका प्रेशर कैसे रिदम हैंडल कर पाती हैं? मैम, अगर हम ये सब चीजें, एक खिलाड़ी अगर ये सब चीजें सोचने लग जाएगा तो खेल पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ये सब चीजें ना सोचकर एक खिलाड़ी को सिर्फ अपने खेल पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिदम आपका जी न्यूज से बातचीत करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आगे इम्तिहान जो है वो बहुत कड़ा है ओलंपिक्स के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया मैम। देश भर में आज एक शादी की चर्चा है, और इस शादी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। अब आप भला सोच रहे होंगे कि आखिर ये शादी किसकी है? जरूर ये शादी किसी रसूख वाले नेता के बेटे की होगी, या फिर किसी बड़े उद्योगपति की। लेकिन जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये शादी कोई आम शादी नहीं है, बल्कि हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन की शादी थी। आपको इस शादी के बारे में और भी जानकारी दे और बताते चले कि आखिर ये शादी क्यों खास है। देखिए, जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत काबिज करने की कोशिश करने वाला कुख्यात बदमाश संदीप उर्फ काला जथेड़ी, इसी नाम से ये जाना जाता है। लेडी डॉन के नाम से जानी जाने वाली मशहूर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज के साथ शादी के बंधन में बंध गया है। और इस शादी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये पहली ऐसी शादी है जिसमें दूल्हा 6 घंटे की पैरोल पर था, जबकि दुल्हन जमानत पर। इस शादी के कार्ड तक अदालत की इजाजत की बाद ही छपे थे हम कहें, और जबकि शादी की तारीख और वक्त
अदालत ने ही तय किए थे। तो ऐसी शादी आपने पहले शायद ही कभी सुनी होगी। और पूरे ठाठ बाट के साथ दुल्हन जो है वो स्कॉर्पियो में बैठकर आती है और गाड़ी चलाकर सोनीपत से दिल्ली पहुंच जाती है। दूल्हे का गेट पर इंतजार भी उन्होंने किया। लाल जोड़े में खुद अनुराधा काला जठेड़ी का इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर में ही काला जठेड़ी को तिहाड़ जेल से लेकर आया जाएगा। 6 घंटे की पैरोल मिली है। और क्योंकि ये 2 कुख्यात बदमाशों की शादी थी, इसलिए शादी में गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही थी। इसलिए लेडी डॉन के नाम से मशहूर दुल्हन अनुराधा चौधरी ने खुद अपने पति की सुरक्षा का जिम्मा उठाया और 7 फेरे लेने से पहले शादी में आए सभी मेहमानों के आईडी कार्ड भी चेक किए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये एक ऐसी शादी थी जिसमें दूल्हा तो था, लेकिन बैंड बाजा और बारात बिल्कुल भी नहीं। बारात तो आई थी लेकिन तिहाड़ जेल से, जिसमें जेल वैन में खुद दूल्हे राजा सवार थे, जिन्हें शादी के लिए कोर्ट के आदेश पर जेल से सीधे मैरिज हॉल लाया गया था। दो कुख्यात बदमाशों की शादी की एक अनोखी बात ये भी रही कि शादी में जितने बाराती नहीं थे उससे ज्यादा पुलिस वाले थे और सारे पुलिस वाले ही गैंगस्टर दूल्हे के साथ बाराती बनकर मंडप पहुंचे। 150 जो गेस्ट हैं उनको यहाँ पर आने की अनुमति है, जबकि 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। अदालत ने इस शादी के लिए 6 घंटे की पैरोल दी थी और शादी करने के बाद अगले दिन यानी कि 13 मार्च को काला जठेड़ी अपने जठेड़ी गांव अपने घर जाएगा, जहां पे गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत ही कम देखने को मिला है कि 2 कुख्यात गैंगस्टर, जिसमें कि जो काला जठेड़ी है वो अपनी पूर्व प्रेमिका जो अनुराधा चौधरी है, जिसको लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, उससे शादी कर रहे हैं। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि शादी कराने वाले पंडित जी का भी आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें मैरिज हॉल के अंदर जाने की इजाजत दी गई। ऐसा जी हमारे लिए तो ये जमाना, हमारे लिए तो देखो हम तो ब्राह्मण हैं, सभी कह सकते हैं। पहली ऐसी शादी है जो आप कराने जा रहे हैं पवन जी? शादी तो शादी करते हैं। बाराती पुलिस है, मेहमान भी हाँ है, जी, लेकिन हाँ जी पुलिस सबसे ज्यादा बाराती है। हाँ जी सर, हाँ जी। पुलिस सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं चाहती थी, इसलिए पुलिस के लोग ही शादी की वीडियोग्राफी करते नजर आए। इसके अलावा द्वारका में जिस जगह पर ये संतोष पैलेस बना हुआ है, उसके आसपास के मकानों की छतों पर पुलिसकर्मी और स्नाइपर्स तैनात किए गए। उनको ही जाने दिया जा रहा है जिनका लिस्ट में नाम है, यानी कि पुलिस कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड परसेप्शन है कि राइवल गैंग जो है वो मौका देखकर जो है हमला कर सकते हैं और यहाँ पर गोलीबारी हो सकती है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और स्वाट कमांडो जो है वो यहाँ पे तैनात किए। जुर्म के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा की गई। देश की 140 करोड़ आबादी में आधी हिस्सेदारी महिलाओं की है। साथ ही एक दर्द ऐसा है जो हर महिला साझा करती है, और वो है पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये शारीरिक बदलाव सिर्फ महिलाओं को पुरुषों से अलग नहीं बनाता, बल्कि उम्र के एक दूसरे पड़ाव पर चढ़ती लड़कियों के जीवन में भी बहुत कुछ बदल देता है, और जिसके बाद भावना पालीवाल जैसी महिलाओं को हिम्मत करके ये कहना पड़ा कि मेरी लाडो चुप्पी तोड़ो और कहो कि रेड डॉट तुम्हारी ताकत का प्रतीक है, कहो कि आई एम हैप्पी टू ब्लीड। इसी के साथ साथ ये सब सुनकर शायद पूरी तस्वीर साफ ना हो पाए, लेकिन ये वो अभियान है जिनके जरिए ही राजस्थान के राजसमंद की भावना पालीवाल ने हजारों महिलाओं के जहन पर जमी धूल को हटाया, जो ये सोचती थी कि पीरियड कोई बीमारी है। वैसे पीरियड कोई बीमारी नहीं है। ये है राजस्थान के राजसमंद की पैड वुमन भावना पालीवाल, और इनके साथ खड़ी महिलाएं और बच्चियां वो हैं जो कभी पीरियड्स को छुआछूत की बीमारी की तरह देखती थी, लेकिन अब वो महीने के उन 5 दिनों के बारे में खुलकर बात करती हैं। लेकिन इस बदलाव को लाने में भावना को 15 साल लग गए। आज भी गाँव में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर काफी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसके चलते उनको सही जानकारी नहीं दी जाती है। तो मैं गांव-गांव, स्कूलों, चौपालों में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य कर रही हूँ।
भावना पालीवाल ने कभी स्कूल में पीरियड को लेकर खुद शर्मिंदगी झेली। जब लोगों ने उनके साथ किसी छुआछूत की बीमारी के मरीज जैसा व्यवहार किया तो भावना ने बदलाव लाने की ठानी। मैं 1 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड और 500 से अधिक कार्यशालाएं कर चुकी हूं और इसका आज ये बदलाव आया है कि जो महिलाएं पीरियड्स के जो कपड़े होते हैं उन्हें छुपाकर रखती थी, उसकी जगह आज वो पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल भी कर रही हैं और उनका निस्तारण भी कर रही हैं। राजस्थान की पैड वुमन भावना के अभियान की कई केंद्रीय मंत्री भी सराहना कर चुके हैं। रिपोर्ट्स लगातार ये बताती है कि किस तरह से देश में 20 करोड़ महिलाएं और लड़कियां पीरियड्स और उससे जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में या तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है या फिर बेहद कम समझ है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि देश में 75% लड़कियां ऐसी हैं या महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पीरियड्स के दौरान इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। समाज में अभी ये एक टैबू की तरह देखे जाने वाला पीरियड्स, इसकी वजह यह है कि 23% लड़कियों को पीरियड्स की शुरुआत होने पर स्कूल तक छोड़ना पड़ता है। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अगर लड़कियों को स्कूल ना छोड़ना पड़े, उन पर जल्दी शादी और फिर मां बनने का दबाव ना डाला जाए, तो वो देश की जीडीपी में $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा का भी योगदान कर सकती हैं। और आइए अब देखते हैं देश दुनिया में महिलाओं से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश भर में सीए लागू होने के बाद महिला शरणार्थियों में जश्न का माहौल। दिल्ली में शरणार्थी महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ होली खेली और सीए लागू होने की खुशी मनाई। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली के रोहिणी में बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया। कल सीए लागू होने के बाद से ही शरणार्थियों के इलाकों में त्योहार का माहौल। शरणार्थी आपको बता दें, ममता बनर्जी ने सीए की कानूनी वैधता पर बड़े सवाल उठाए। उत्तर 24 परगना में बैठक के दौरान ममता ने लोगों से कहा कि वो किसी भी हाल में बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सीए पर विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। उन्होंने कहा विपक्ष बिना पढ़े लिखे इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहा है। तेलंगाना में रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण देकर महिलाओं को सम्मान दिया। ट्रिपल तलाक को भी पीएम ने खत्म किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह के साथ उन्होंने परेड को भी सलामी दी। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कल राहुल गांधी महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र के धुले में महिला अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी नारी न्याय यात्रा गारंटी लॉन्च करेंगे। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर ईडी ने छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत के बाद आज सुबह 8 सदस्यों की टीम उनके घर छापा मारने पहुंची। उत्तराखंड के द्वारघाट में महिलाओं ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव तक उनके गांव की सड़क नहीं बनी तो वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। बेंगलुरु में पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा। शहर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने सड़कों पर खाली डिब्बे और बाल्टियां रखकर प्रदर्शन किया। महिलाओं के साथ उनका परिवार भी प्रदर्शन में शामिल था। Zee News.